हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू फील कनेक्टेड विद चारू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे कोर्स 9 थेरेपेटिक्स की यूनिट 2, जिसका नाम है कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपीज़। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं हमारे 2.1 पर, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपीज़ फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो बेटा एक ओवरव्यू लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जब हम नीड एंड इंपॉर्टेंस देख रहे हैं रिक्रिएशनल थेरेपी की, तो रिक्रिएशनल थेरेपी होती क्या है, क्या होती है रिक्रिएशनल थेरेपी। रिक्रिएशनल थेरेपी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ बहुत सिंपली वर्ड्स में, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना वो रिक्रिएशनल थेरेपी का पार्ट है। ये बोल दो रिक्रिएशनल थेरेपी ही है। ठीक है, रिक्रिएशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें, रिक्रिएशनल थेरेपी जो है ऐसी थेरेपी है जिसमें आर्ट, ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, योगा, हॉर्टिकल्चर जैसी एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाता है, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है किसी व्यक्ति या बच्चे की फिज़िकल, मेंटल, बिहेवियरल हेल्थ को ना इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट हम इसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस देख लेंगे। पहले हम बेटा इसकी कोर प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो, एक चाइल्ड है, ज़रूरी नहीं है वो एमडी का हो या हम ही हैं, हम नॉर्मल है। ठीक है, अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाती रहूँ तो आपका इंटरेस्ट रहेगा। कहीं ना कहीं आप बोर करोगे ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाओगे, ड्रॉप आउट करोगे। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ठीक है, लेक्चर ही नहीं लोगे। तो एक जो नॉर्मल बच्चा ये मतलब रिएक्ट देता है, अगर उसको कंसिस्टेंसी से पढ़ा रहे हैं, ये रिस्पॉन्स कर रहा है, तो एक जो स्पेशल बच्चा है बेटा जिसकी नीड्स अलग होती हैं, थोड़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अगर उसको इतना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाओगे, क्या वो लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा? बिल्कुल। तो ठीक है, ऐसे में ना बेटा उसको ना ब्रेक देने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा लंच पीरियड होता है ना, उसको हमें ये होता है 4 पीरियड पढ़ा है, फिर लंच हुआ, फिर 4 पीरियड, उनके लिए थोड़ी जल्दी जल्दी ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, जिससे उनका माइंड बेटा रिलैक्स रहे, काम डाउन रहे। ठीक है, स्ट्रेस फ्री माइंड से नेक्स्ट एक्टिविटी कर सके। तो बेटा रिक्रिएशनल थेरेपी है ना, उनके लिए एक रेमेडियल स्ट्रेटजी है। ठीक है, होप ऑल ऑफ यू क्लियर। नेक्स्ट बेटा इसमें ऐसा कुछ खास बताया नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी नीड क्या है। इसकी नीड क्या है, तो बेटा स्ट्रेस कम करने के लिए। पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रेस कम करने के लिए। अब देख रहे हो आजकल की ज़िंदगी में हमें कितनी टेंशन है। ठीक है, तो कहीं ना भाई वो बच्चों के पास इतना बर्डन होता है, वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस तो होता ही है। ठीक है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, हमारे माइंड को रिलैक्स और काम डाउन करने के लिए रिक्रिएशनल थेरेपी सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर आता है बेटा मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, इस चीज़ को कम करती है क्या, रिक्रिएशनल थेरेपी। अब आप देख लो कि एक नॉर्मली ह्यूमन है, या हम ही आप लोग हैं, डिप्रेशन एंजाइटी फेस करते हैं, है ना। और वो बच्चे हैं, उनके लिए एक फिक्स रूटीन है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा बच्चा भी बोर होने लग जाएगा। ठीक है, उसको भी ना एंजाइटी, डिप्रेशन होने लग जाएगा, यही फिक्स रूटीन, यही सब चीज़ें। ठीक है, तो उस चीज़ को वो कम करती है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, फिजिकल फिटनेस। अब बेटा मैं आपको डांस कराऊँ, म्यूज़िक में कोई एक्टिविटी कराऊँ, तो आपकी क्या होगा, बॉडी एक्टिव होएगी, हेल्थ बेटर होएगी। ठीक है, फिर सोशल इंटरेक्शन। जब मैं आपको रिक्रिएशनल कोई एक्टिविटी कराऊँ, लाइक मैंने आपको ग्रुप वर्क में कोई एक्टिविटी कराई, तो कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड फील नहीं करोगे, लोनलीनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, ग्रुप वर्क करोगे, बच्चों के साथ पीयर इंटरेक्शन करोगे। ठीक है, और फिर क्या होता है बेटा, स्किल डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप। ये इंपॉर्टेंस में भी आती है और हम इसको नीड में भी रख सकते हैं। देखो बेटा, जो हमारी हिडन एबिलिटीज़ होती है, जिसे हम बोल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, जो हमारी हिडन एबिलिटीज़ है, शायद कोई बच्चा आर्ट में अच्छा हो, कोई बच्चा म्यूज़िक में अच्छा हो। ठीक है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से उसका ये हुनर जो है उभर के आता है। ठीक है, और जब ये उभर के आता है, उसको ये मौका मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको कि वो अपने हुनर को दिखा सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है। ठीक है, रूटीन लाइफ से ब्रेक लेना। अब एक फ़िक्स रूटीन है, मुझे पता है मुझे पढ़ाना है, उसके बाद मुझे अपनी ट्यूशन क्लासेस देनी है, फिर ठीक है, फिर मुझे अपना इवेंट अटेंड करने हैं, फिर मुझे अपने कॉलेज भी जाना है, तो मुझे सब मैनेज करना है। अब फिक्स रूटीन है, तो कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सब चीज़ फेस कर रही हूँ। ठीक है, फिजिकली हेल्थ भी मेरी इफ़ेक्टेड हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, मैं एरोशन लूँगी, मीन्स कि मैं ब्रेक्स लूँगी यार।
कुछ रिक्रिएशनल थेरेपी। पता है मेरे को भी इतना स्ट्रेस है क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं और फिर मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी हैं और अभी फ़िलहाल मैंने अभी रिसर्च करी है, तो मतलब मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ भाई, मेरे को डांस करना पसंद है और म्यूज़िक सुनना पसंद है। म्यूज़िक तो नहीं, अभी मेरे की थोड़ी ईएनटी की प्रॉब्लम चल रही है तो नहीं मैं म्यूज़िक प्रेफर करी, बट मैं डांस ज़रूर करती हूँ कि मेरा ये टारगेट रहता है मुझे ये काम करके फिर डांस करना है। तो जब मुझे ही नीड है इन सब चीज़ों की, तो वो तो स्पेशल बच्चा है, वो एमडी वाला बच्चा है, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी का, तो उसको कितनी नीड होएगी सोचो, और उसके लिए कितनी बेनिफिशियल होएगी। ये रेमेडियल स्ट्रेटजी है बेटा, किसके लिए? स्पेशल बच्चों के लिए, और स्पेशली हमारे लिए ऑल्सो, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा ना टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट। रिक्रिएशनल थेरेपी से सिर्फ ना आपका फिजिकल या सिर्फ मेंटल या फिर सिर्फ आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, बल्कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो होता ही है जब आप एक्टिविटी, अब मैं आपको एक्टिविटी, मैंने पता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, उसको मुझे पीटी करवानी है भाई, उसको मुझे पता है उसके हाथ में जॉइंट्स में ना प्रॉब्लम है, वो पूरा हाथ ऊपर तक नहीं लेके जाता। मैंने उसको बोला बेटा 30 बार ऐसे ऊपर नीचे कर हाथ, या फिर मैं उसको सपोर्ट दे के करवाऊंगी, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा ये मेरा रूटीन है और वो बोर हो जाएगा और वो इरिटेशन दिखाएगा अपनी, फ्रस्ट्रेटेड होगा, गुस्सा करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको वही बोलूँ कि बेटा तू डांस कर और बार बार ऐसे हाथ ऊपर कर, तो वो खुशी खुशी करेगा। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, तो कहीं ना कहीं बच्चे का बिहेवियर भी मैनेज होगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा और इन्जॉय करेगा, और हमारा जो गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होएगी। जब रिक्रिएशनल थेरेपी करा रही हूँ तो मैं ग्रुप में भी करा सकती हूँ। ठीक है, इससे क्या बच्चा पीयर इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्किल्स तो डेवलप हो रही है ना, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है वो। क्वालिटी लाइफ बेटर, जब बेटा रिक्रिएशनल थेरेपी है ना, हमारे माइंड को रिलैक्स और काम डाउन करती है। ठीक है, इससे बच्चा खुश और सेटिस्फाई फील करता है। जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सकेगा ना, तो क्वालिटी लाइफ तो ऑटोमेटिकली बेटर हो गई। रिकवरी में हेल्प, जब किसी इंसान को चोट लग जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई ट्रॉमा होता है, तो रिक्रिएशनल थेरेपी है ना, उससे रिकवर होने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है, ये बेटा आप सोच रहे होगे कि मैम तो नोट्स में से पढ़ा ही नहीं रही है, ये जो आपके कीवर्ड्स हैं ना बेटा, मैं आपको सिंपलीफाई ईजी लैंग्वेज में आपके समझा रही हूँ, और ये थोड़े आपके कहते हैं ना एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, बाकी आप ये लिख के आओगे तो फुल मार्क्स हैं, और बाकी जो मैं आपको काम कर रही हूँ वो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने का कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अब ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ थेरेपीज़। टाइप्स ऑफ थेरेपीज़, तो टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ बेटा, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपीज़। अब बोलोगे मैम टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ तो स्पीच थेरेपी होती है, सब हो गई, लेकिन मैंने बोला टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी, तो आ गई हमारी प्ले थेरेपी। ठीक है, प्ले थेरेपी हो गई, और योगा थेरेपी, एरोमा, और बताओ, एरोमा हो गई, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, ये सब क्या है, ये रिक्रिएशनल थेरेपीज़ तो हैं, मैंने आपको बताया था। अब इसमें पूछा है कि टीचर्स के पर्सपेक्टिव में कैसे इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के पर्सपेक्टिव में कैसे इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये कभी आप सोचो मैम ने एक्सप्लेन नहीं करा टाइप्स ऑफ। आप ये बताओ प्ले थेरेपी में क्या होगा, इमोशन रेगुलेशन सीखेगा। बच्चा अपनी बात बोल नहीं सकता, गुड्डे के साथ खेलेगा या गुड्डे के साथ खेलेगा तो शायद उसको अपने इमोशंस बताए अपनी लैंग्वेज में ही। ठीक है, सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, तो हमें देखना है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सभी एक्टिविटीज़ मैंने टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ आपको रिक्रिएशनल की बता दी हैं, तो आप थोड़ा डिफाइन खुद कर लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट बेटा हमने देखना है कि टीचर्स के पर्सपेक्टिव में कैसे ज़रूरी है, टीचर्स के पर्सपेक्टिव में कैसे ज़रूरी है। बेटा अटेंशन बढ़ती है, क्या होता है, अटेंशन बढ़ती है। अब एक बच्चा है, मैं उसको डांट के बिठा दूँ कि तुझे पढ़ना है, ठीक है, ये नोटबुक बंद नहीं होनी चाहिए तेरी, चुपचाप पढ़ ले, तो बेटा वो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट करने की कोशिश करेगा उस चीज़ को, कि मैं कैसे ना कैसे मैम से बच जाऊँ, ये पीरियड जल्दी से ख़त्म हो जाए। एक नॉर्मल बच्चे की बता रही हूँ, और सोचो एक स्पेशल बच्चा है तो वो क्या क्या रिएक्ट करेगा, है ना, वो करेगा ही नहीं, रोने लग जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, नोचेगा, खुद को भी सेल्फ इंसीरियस हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो फिर ऐसे में क्या करूँगी, तो मैं रिक्रिएशनल थेरेपी, अब मेरे को पता है बच्चा भाई मेरा मैथ्स नहीं कर रहा,
मेरा बच्चा मैथ्स नहीं कर रहा तो मैं इसको एक्टिविटी के थ्रू कराऊंगी, प्ले करवा लूँगी कि जितनी बार मैं क्लैप करूँ उसको काउंट करो और उतनी बार जंप करो, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी मेरे को करवानी है। बच्चा इंटरेस्ट भी दिखाएगा, इंगेज रहेगा एक्टिविटी में, और मेरा गोल भी अचीव हो जाएगा, ठीक है। और अटेंशन भी उसकी बढ़ेगी। बिहेवियर सुधारना, बिहेवियर सुधारना। अब टेम्पर टेंट्रम्स आते हैं, एग्रेशन है, बच्चा कॉपी फाड़ देगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। अब मैं क्या करूँ, उसको मारूँ पीटूँ? नहीं भाई, अब मुझे उसकी ये बिहेवियर कम करना है, तो मैं उसको काम, जैसे स्ट्रेस बॉल होती है ना बेटा, तो मैं वो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ये करवाऊंगी ताकि बच्चे का बिहेवियर जो है कम हो। रिक्रिएशनल थेरेपी बहुत ज़्यादा, मतलब ये देख लो, हमारे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, ओवरऑल सभी प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर आता है बेटा असेसमेंट को इजी बनाती है। क्या करती है? असेसमेंट को इजी बनाती है रिक्रिएशनल थेरेपी। अब कैसे? अब मेरे को बोला गया है मेरी माइक्रो टीचिंग में कि मैम आप माइक्रो टीचिंग दे रहे हो ना, तो आज आप बच्चों को कलर्स नेम पढ़ाओ, कलर्स नेम पढ़ाओ। अब भाई जो स्पेशल बच्चा है वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा कलर्स नेम में, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। अगर मैं उससे पूछूंगी बच्चों ये, अब मैं पूरी क्लास में इंक्लूसिव क्लास है, मैंने बच्चों से पूछा बेटा कौन सा कलर है, सब बच्चों ने बोला लाल। अब वो बच्चा बता नहीं रहा, मैं उसका लेवल कैसे देखूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चे का लेवल क्या है? तो मैंने क्या करा, एक्टिविटी करा दी, सब बच्चों के लिए इंटरेस्ट भी हो गया, इंगेज भी रहेंगे, ठीक है, और ये बच्चा भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाएगा। मैंने क्या बोला, आर्ट एंड क्राफ्ट भाई सबको पसंद है, चलो सब बच्चे अपनी वो निकालो, ड्राइंग बुक निकालो और कलर करो। मैंने बोला बेटा, मैंने ड्राइंग बना दी सबकी, मैंने बोला रेड कलर करो। तो अगर उसने रेड कलर उठा के वो करा तो मैं समझ जाऊंगी कि इसको पता है कि भाई ये रेड कलर ये होता है। तो मैं ऐसे देख लूँगी ना कि उसको कलर्स नेम आते हैं या नहीं आते। तो ये चीज़ असेसमेंट ईजी हो जाता है। इंक्लूजन, बेटा ग्रुप में वर्क करा रही हूँ, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, तो इंक्लूजन तो आ रही है, ठीक है। बर्नआउट, टीचर है ना, चिड़चिड़ा नहीं होता। अब भाई मैं कॉपी चेक करती रहूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ जाऊँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी बोर हो जाऊँगी ना, मैं बर्नआउट को आऊँगी, मैं भी चिड़चिड़ी हो जाऊँगी यार, पढ़ाना, डेली रजिस्टर भरना, चेक करना, आ जाना घर, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को बोलें कि मैम आप ना बच्चों को एक्टिविटीज़ कराओ, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा भाई मेरी टीचिंग का, और बच्चे की लर्निंग का पार्ट भी जो है, मतलब टीचिंग लर्निंग तो ईजी हो ही जाएगी और इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। ये भी, अब ये चीज़ बताइए, हो गई बेटा ये चीज़ हमारी। अब नेक्स्ट आते हैं हम 2.3 पे, कामनेस रिलैक्सेशन बेस्ड थेरेपीज़, ठीक है। एरोमा मसाज एंड योगा। एरोमा थेरेपी क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना। एरोमा थेरेपी को ना हम सुगंध चिकित्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुगंध चिकित्सा। एरोमा थेरेपी में नेचुरल ऑयल्स जैसे कि लेवेंडर, पेपरमिंट की खुशबू का यूज़ किया जाता है। किस लिए? बच्चों को रिलैक्स और काम फील कराने के लिए। इसके एम्स क्या होते हैं? बच्चों को शांत करना, उसकी जो नींद की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना। स्कोप क्या है? अब स्कोप का मतलब क्या होता है? कई बच्चे सोचते हैं कि स्कोप आगे लिखा हुआ अब हमें करना है क्या। स्कोप का मतलब होता है कि ये थेरेपीज कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती हैं। घर पे भी कर सकते हो यूज़, ठीक है, स्पेशल जो क्लासरूम सेटअप है उसमें भी, नॉर्मल स्कूल्स में भी, ठीक है, थेरेपी सेंसरी प्रोग्राम में भी। अब इसमें बोला रोल इन एजुकेशन। तो बेटा जैसे कि रोल इन एजुकेशन पूछे तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को क्या दिक्कत होती है भाई? उनको सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो ऐसे में एरोमा थेरेपी क्या करती है? बच्चों को काम करती है, लर्निंग के लिए तैयार करती है और उनका क्लासरूम बिहेवियर इम्प्रूव करती है। एग्जाम्पल जैसे मैं दूँ आपको, क्लास शुरू होने से पहले मैंने बच्चे को नेचुरल ऑयल्स की खुशबू थोड़ी सी सुंघा दी, ठीक है। इससे क्या हो गया? बच्चे काम डाउन, रिलैक्स हो गया उनका माइंड एकदम। तो अब बच्चा शांत है तो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम अपने मसाज थेरेपी, ठीक है। ये बेटा आपको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है और ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और मसाज थेरेपी में क्या होता है? बॉडी को ना हल्के हल्के से प्रेस और रब किया जाता है जिससे मसल्स रिलैक्स और एक्टिव होती हैं। आप भी कभी जाते होगे ना, स्पा वगैरह में जाते हो भाई, मुझे पता है, ठीक है। तो मसाज थेरेपी के लिए जाते होगे तो बॉडी को हल्के हल्के प्रेस और रब किया जाता है। इससे क्या होता है? आपकी मसल्स एक्टिव होती है और रिलैक्स होती है। इसका एम क्या है? मसल्स को रिलैक्स करना, मसल्स की जो स्टिफनेस और पेन है उसको कम करना, बॉडी सर्कुलेशन जो है ना, मतलब मैं ब्लड सर्कुलेशन की नहीं बात करी, बॉडी में पूरे होल बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है।
और बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है। स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, तो बेटा ये यूज़ की जाती है फिजियोथेरेपी सेंटर्स में, स्पेशल स्कूल्स में, होम प्रोग्राम्स में, ठीक है। अब रोल इन एजुकेशन देखते हैं इसका। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, उसकी मसल स्टिफ है या वीक है, ठीक है, और बैठने या खड़े होने में या लिखने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो मसाज थेरेपी क्या करती है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, लिखने और राइटिंग स्किल्स को मतलब बेहतर करती है, सीटिंग पोस्चर हमारा इंप्रूव करती है। अब जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले बच्चों को मसाज थेरेपी थोड़ी सी दे दी, इससे क्या होगा, बच्चे की जो मसल्स है वो एक्टिव रहेंगी, उसका पोस्चर सीख तो आराम से सीखेगा कि वो काम डाउन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा योगा थेरेपी, ठीक है। ये वही चीज़ है, आप सोचो कि मैम ये इतना छोटे में कंप्लीट करिए, वही चीज़ है बेटा, बट पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ क्लियर करा है और एक सिंप्लीफाई तरीके से कि एक थेरेपेटिक्स है ना बेटा, सब इसको ना ये सोच रहे हैं बहुत टिपिकल है, और लिटरली है, लेंदी है थोड़ा सब्जेक्ट, हमारा जो कोर्स है थोड़ा सा लेंदी है थेरेपेटिक्स, बट इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताने की कोशिश करूँ कि आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो कुछ भी लिखाओगे, ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट्स लिखने, ठीक है। योगा थेरेपी में क्या होता है बेटा, योगा थेरेपी में हमारी एक्सरसाइज, प्राणायाम यानी कि ब्रीथिंग, मेडिटेशन का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी और माइंड है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी और माइंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका एम क्या है, शरीर और मन का विकास करना, ठीक है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, फिजिकल स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन सही करना, इमोशनल कंट्रोल। स्कोप क्या है, स्कूल्स में हमारी जो डेली होती है ना, पीटी वगैरह होती है, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम पे, घर पे प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं पेरेंट्स, ठीक है। और स्कोप क्या है बेटा इसका बता ही दिया मैंने आपको। फिर मैंने बताया रोल इन एजुकेशन, देखो ये रहा रोल इन एजुकेशन। अब जैसे कि बच्चों का ध्यान कम होता है, मल्टीपल डिसिप्लिन मतलब कंसंट्रेशन कम है उनका, बिहेवियर इश्यूज़ है, कोऑर्डिनेशन वीक है, योगा थेरेपी क्या करती है, फोकस बढ़ाती है, फिजिकल यूनिट स्ट्रॉन्ग बनाती है, बिहेवियर काम करती है ना, काम डाउन करती है उनका बिहेवियर, और बैलेंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो ये हमारी 2.3 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा 2.4 यानी कि प्ले थेरेपी, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पेशल ओलंपिक्स। तो बेटा हम बात करते हैं हमारी प्ले थेरेपी की। 1 मिनट वेट करो, ये शायद नोट्स थोड़े, 1 मिनट। ओके, प्ले थेरेपी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, खेल। प्ले थेरेपी नाम से ही पता चल रहा है खेल। अब देखो प्ले थेरेपी में खेल जैसे कि गेम्स, टॉयज़, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, एक्टिविटीज़ का यूज़ करके बच्चे को ना मतलब उनकी फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर को एक्सप्रेस करना सिखाना, ठीक है। अब बच्चा बोल नहीं पाता तो खेल के ज़रिए क्या करेगा, अपनी बात बताएगा। एम क्या है इसके भाई, उसका इमोशन रेगुलेशन होगा, ठीक है, मतलब इमोशन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, फीलिंग एक्सप्रेस करेगा बच्चा, उसकी सोशल स्किल्स डेवलप हो रही है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है कम हो रही हैं। स्कोप क्या है बेटे, तो घर, स्कूल, बाहर सब जगह यूज़ होता है, ठीक है। अब मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों की क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सोशल इंटरेक्शन वीक होता है। तो प्ले थेरेपी क्या करती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उसको इम्प्रूव करेगी, सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाएगी, बिहेवियर कंट्रोल करेगी, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, ठीक है। अब जैसे कि बॉल है, मैंने कोई गेम करवाई बच्चों को, मैंने बोला कैच करो बॉल, तो बच्चा टर्न बाय टर्न अपनी टर्न लेना सीखेगा, तो सोशल स्किल्स उसमें डेवलप हो रही हैं। फिर आता है बेटा हमारा बेटा बहुत शॉर्ट और सिंप्लीफाई तरीके से बता रही हूँ, इन पॉइंट्स पर मत जाओ कि मैम इतना सब कुछ दे रही है और बस पढ़ाती इतना सा है, वो इसलिए अगर मैंने आपको ये सब पॉइंट्स बताया ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और आपको सच्ची में ये जो सब्जेक्ट है, ये जो हमारा कोर्स है ना, बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा, ठीक है। तो मैं टू द पॉइंट चीज़ें बता रही हूँ, आप कंसेप्ट समझो और खुद लिखाना, ठीक है। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, अब इसका मतलब क्या होता है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ को ना बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, ताकि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। अब भाई एक सीपी वाला बच्चा है, उसको तुम बोलो बैट बॉल खेले तो वो खेल लेगा नहीं, थोड़ा सा गेम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि व्हील चेयर वाले बच्चे को मैंने मॉडिफाई गेम्स करवा दी। ब्लाइंड बच्चा है, अब मैंने उसको बोला भाई बैट बॉल खेलना है तो बॉल तुझे कैच करनी है, अब वो कैसे करेगा, तो उसके लिए हम साउंड बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। एम क्या है, फिज़िकल फिटनेस,
बढ़ती है, ठीक है। मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है और पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है बेटा। स्कोप क्या है, स्कूल में, स्पेशल एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सब यूज़ होता है। अब एमडी वाले बच्चे क्या होते हैं, उनका मूवमेंट वीक होती है, कोऑर्डिनेशन जो है ना प्रॉब्लम होती है, तो इससे क्या होता है बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव हो रहा है, पार्टिसिपेशन इंश्योर हो रहा है, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा स्पेशल ओलंपिक्स। क्या आता है हमारा स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स ना एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और 8 साल से, मतलब 8 साल से जो ज़्यादा बच्चे हैं ना, ज़्यादा एज के बच्चे हैं एमडी के, ठीक है, और एडल्ट्स, उनके लिए स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। ये 1968 में शुरू हुआ था। 170 प्लस कंट्रीज़ में ये प्रोग्राम चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। पूरी दुनिया में कंपटीशन होते हैं, लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग और कंपटीशन दोनों मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, यूनिफाइड स्पोर्ट्स, मतलब एक नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चे साथ में खेलते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा आपको देखो डिफ्रेंशिएट भी बताया गया, पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स, ठीक है। डिज़ाइंड प्राइमरली फॉर इंडिविजुअल्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, लिम्ब लॉस, स्पाइनल इंजरीज, मतलब जो बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनके लिए पैरा ओलंपिक्स। और स्पेशल बच्चे जो कि इंटेलेक्चुअल मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब बेटा हम बात करते हैं इंडिया के लेवल पे, ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे बात करी हमने, अब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं। तो अब स्पेशल ओलंपिक्स भारत, भाई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, ये प्रोग्राम जो है ना ऑफिशियल प्रोग्राम है भारत का, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। पूरे भारत में प्रोग्राम्स चलते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग और कंपटीशन दोनों मिलता है। अब इसका एम क्या है, क्यों पैरा ओलंपिक्स या स्पेशल ओलंपिक्स बच्चों को कराया जाता है। पैरा ओलंपिक्स ना इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशल ओलंपिक्स हमारे इंडिया लेवल पे, ये चीज़ का डिफ्रेंशिएट भी दिखाया गया है, ठीक है। तो एम क्या है बेटा इसका, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सोशल इंक्लूजन आता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंपॉर्टेंस क्या है, बच्चा स्कूल में एक्टिव रहेगा स्पोर्ट्स में, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा उनका, डिसिप्लिन और टीम वर्क सीखते हैं, ठीक है बेटा, डिसिप्लिन और टीम वर्क सीखते हैं, समाज में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है, ठीक है। और ये वही चीज़ें बताई गई हैं। ये बहुत सी है बेटा किस चीज़ के लिए होता है, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ये जो ये पॉइंट्स दिए गए इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस स्कोप बताए गए कि ऐसी ऐसी जगह यूज़ हो सकता है, बाकी ये इतना डीपली हमसे पूछा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमारी 3.4 भी कंप्लीट होती है, सॉरी 2.4। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी 2.5 पे। इसमें पूछा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बेटा ये ना थोड़ा गलत दिया गया है, ठीक है, ये दूसरे कोर्स का ऐड हो गया है। हमसे ये पूछा गया है कि जो रिक्रिएशनल थेरेपी है उसमें आर्ट और म्यूज़िक क्यों, उसके एम क्या है, स्कोप क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब बेटा कला यानी कि आर्ट, अब आर्ट जैसे कि चित्रकला, हस्तकला या रंग भरना आदि, आर्ट कुछ भी हो सकती है, आर्ट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर मैं आपको कोई आर्ट वर्क करवा रही हूँ तो इससे क्या हो रहा है, बताओ क्या होगा, क्योंकि मैम हम अपनी जो भावनाएं विचार हैं उसको व्यक्त कर सकते। अब जो बच्चा है, कई बच्चों को अपनी आर्ट बहुत पसंद होती है, ठीक है, आर्ट में बेटा हमारा ड्रामा, रोल प्ले सब आ जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग सब आ जाता है। अब जो बच्चा है शायद वो बोल नहीं सकता या फिर उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में, तो शायद वो ना बोलकर ड्राइंग के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। अब इसके हम देखते हैं एम्स क्या है, ठीक है, बच्चे की बेटा क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक है, और बच्चा अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स का, फाइन मोटर ग्रोस मोटर स्किल्स का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और सोशल इंक्लूजन होता है, बच्चा आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन जो हम बोलते हैं वो चीज़ें, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। स्कोप क्या है, आप भाई स्कूल्स में होम प्रोग्राम्स, ये तो आपको पता है, तो आप कहीं भी रिक्रिएशनल थेरेपी तो आप कहीं भी करा सकते हो बच्चे को ऑलमोस्ट, ओके। इम्पॉर्टेंस भी यही आ जाएंगी बेटा, अगर आप बोलो कि मैम एम्स बताया है, तो इम्पॉर्टेंस और एम्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एम्स होते हैं मतलब छोटा एरिया, ठीक है, मैंने बोला फाइन मोटर डेवलप होएगी, तो मैंने अपने इंपॉर्टेंस में बोल दिया कि बच्चे का मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होएगा, ठीक है, तो मतलब छोटा और बड़ा ऐसे करके आप समझ सकते हो ना। तो फिर नेक्स्ट आता है बेटा म्यूज़िक, म्यूज़िक का क्या रोल है।
अब जैसे संगीत सुनना, गाना या वाद्य यंत्र बजाना मतलब इंस्ट्रूमेंट को बजाना, म्यूज़िक सुनना या गाना, इससे क्या होता है बच्चे की जो मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अब इसके एम क्या है, एम्स और इम्पोर्टेंस आप देख लो कि मतलब जो बच्चे की सिमरन शक्ति है मतलब याद रखने की जो शक्ति है और कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। भावनात्मक संतुलन यानी कि इमोशन रेगुलेशन, बच्चा सेटिस्फाइड फील करता है, ठीक है। भाषा और संचार कौशल का विकास होता है, भाषा और संचार कौशल का विकास होता है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रही है बच्चे की, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ बताई गई है। और बच्चा जब समूह में गाता है ना, मतलब ग्रुप में गाता है, ग्रुप में कोई रोल प्ले कर रहा है, ग्रुप में अपनी कोई क्या बोलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन दे रहा है अपने गाने की, कुछ भी दे रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है सोशल इंक्लूजन होता है बेटा, ठीक है। और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है बच्चे को, ठीक है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, ठीक है। होप आज की बेटा थोड़ी सी यूनिट ना कहीं लेंदी थी, तो आप ये मत सोचना कि भाई हमसे याद नहीं होगा या फिर मैम ने मतलब जो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि मैम ने पॉइंट्स तो अलग दिए हैं इसमें नोट्स में, तो बेटा वही चीज़ें हैं, ठीक है, बट ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब कॉपी करो, ठीक है, ये सब कॉपी करो एज इट इज़, आपको मैंने कंसेप्चुअल बेस्ड चीज़ें बताई हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो कुछ भी लिख दो, कंसेप्ट के जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया आपने समझ लिया ना, अब आप कुछ भी बना के लिख दो एग्ज़ाम में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, ज़रूरी नहीं इन पॉइंट्स के आपके नंबर मिलेंगे, रट्टू तोता मत बनो, रोट लर्निंग नहीं करनी, कंसेप्चुअल नॉलेज लो, ठीक है। होप आज की यूनिट आप सभी को समझ आई होगी। अगर फिर भी आज की यूनिट में कोई डाउट हो, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी है, तो प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।